सभी दोस्तों एवं भाई बहनों का मैं प्रभास कुमार बाहुबली फिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज से मैं आप लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे रेलवे, आरआरबी, यूपीएससी, बीपीएससी इत्यादि परीक्षाओं के लिए मैं फिजिक्स का क्लासेज यूट्यूब चैनल पर चालू कर रहा हूँ। जो भी इसमें त्रुटि होगी उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं अपनी तरफ से संपूर्ण प्रयास करूँगा कि कोई त्रुटि बद क्लास आप लोगों में नहीं जाए और सभी प्रश्नों का एकदम ज़ोरदार तरीके से और विस्तार पूर्वक हल करूँगा। चलिए भाई, जैसे आप लोग देख रहे हैं ये आरआरबी रांची है ना के टीए एग्ज़ाम में 30/1/2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी प्रकार के क्वेश्चनों का मैं हल करूँगा विस्तार पूर्वक, जो आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो। चलिए, पहला क्वेश्चन जैसे देख रहे हैं आप लोग, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। जैसे सभी रंगों को हमने तरंगदैर्घ्य इसमें लिख दिए हैं विस्तार पूर्वक। बैगनी का तरंगदैर्घ्य 39-69 एंगस्ट्रॉम होता है। नीले रंग का तरंगदैर्घ्य 48-61 एंगस्ट्रॉम होता है। पीला रंग का तरंगदैर्घ्य 58-93 एंगस्ट्रॉम होता है। सब याद रखना है, सभी पूछा जा सकता है किसी रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य 65-63 एंगस्ट्रॉम होता है। तो बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और एक बात यहाँ ये भी आपको गौर करने के लिए है कि प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है आपका, 1 एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है ये कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम का मान आपका तो 10⁻⁻ कितना होता है भाई? 10 मीटर होता है। ये भी याद करने कोई है ना, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है कि तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है। तो एंगस्ट्रॉम और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। सभी का विस्तार पूर्वक हल करूँगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और वह है सभी रंगों को सोख लेने वाले और किसी भी परावर्तित न करने वाली वस्तु की सतह दिखाई देता। तो इसका सही आंसर काली होगा। ये एक पॉइंट फिजिक्स का है, वस्तु का रंग उसी पॉइंट से लिया गया है ना। वस्तु का रंग, वस्तु का वास्तविक जो रंग होती है वह किस रंग का होता है? तो जो सतह जिस रंग का परावर्तन करता है, जो सतह प्रकाश की किरणों में, चूँकि हम लोग जानते हैं 7 रंग होता है, जो सतह जिस रंग का परावर्तन करता है हम उस वस्तु को उसी रंग का देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई वस्तु की सतह लाल रंग का परावर्तन करता है तो हम लाल रंग ही देखेंगे, और नीले रंग का परावर्तन करता है तो नीले रंग देखेंगे। और जो सतह, इसी में पॉइंट है भाई, जो सतह सभी रंगों का अवशोषण कर लेता है। सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग होती है। इन 7 रंगों में जो सतह सभी रंगों का अवशोषण कर लेगा वह कैसा? काली दिखाई देगी और जो सतह सभी रंगों का परावर्तन करेगा, जो सतह सभी रंगों का परावर्तन करेगा वह कैसा? सफ़ेद दिखाई देगी, है ना। तो इसका स्पष्ट आंसर है जो सतह सभी रंगों का अवशोषण करता है। यहाँ कोई रंग बचता है, सभी रंगों का अवशोषण यहाँ पर कर लिया तो वह सतह काली दिखाई दे। क्यों? क्योंकि परावर्तित होने वाला कोई रंग है नहीं, तो हमारे आँखों तक पहुँचने वाला कोई रंग नहीं है, तो काली देखेंगे। और सभी रंग का जो परावर्तन करेगा वह सफ़ेद, और जिस रंग का सतह
सतह जिस रंग का परावर्तन करेगा हम उस रंग का देखेंगे। समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। ये भी सारा क्वेश्चन पूछा गया है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपका जो कहता है कि श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित होने की घटना जो होता है क्या कहलाता है। तो जानते हैं जब श्वेत प्रकाश की किरण को हम किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो ये कितने रंगों में, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि श्वेत प्रकाश की किरण 7 अवयवी रंगों से मिलकर बना होता है। यही कारण है जब श्वेत प्रकाश की किरण को हम प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। ऐसी घटना को हम लोग प्रकाश का बड विक्षेपण कहते हैं। ऐसा किसके कारण होता है? तो सभी रंगों का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होने के कारण ये 7 रंगें आपस में टूट जाती है। और किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन का कहना है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय अपनी दिशा को बदल ले तब ऐसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हम लोग पढ़े हैं। तो सभी रंगों का तरंगदैर्घ्य, जिसका तरंगदैर्घ्य कम है वह अभिलंब की ओर ज़्यादा मुड़ती है, जिसका तरंगदैर्घ्य कम है वह अभिलंब की ओर ज़्यादा, जिसका तरंगदैर्घ्य जैसे जैसे वह अभिलंब की ओर उतना कम मुड़ती है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है तो लाल रंग अभिलंब की ओर कम मुड़ती है ना। तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का बड विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के बड विक्षेपण में 7 रंग प्राप्त होता है जिसको हम लोग शॉर्ट तरीके से याद रखते हैं। बैजा नी पी ना ला। बै का अर्थ बैगनी, जा का अर्थ जामुनी, नी का अर्थ नीला, हो का अर्थ हरा, पी का अर्थ पीला, ना का अर्थ नारंगी, ला का अर्थ लाल। तो जैसे नीचे से ये किरणें पहले यहाँ पर बैगनी होगी, फिर आएगी जामुनी, जैसे जैसे इसका तरंगदैर्घ्य है वैसे वैसे अपवर्तन। सबसे नीचे रहने वाला रंग बैगनी, ऊपर रहने वाला रंग कौन होता है? सबसे लाल, क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अभी आप लोग देखे हैं 65 टेरॉन एंगस्ट्रॉम होता है लाल रंग का, है ना। तो ये सबसे अधिक होता है इसका तरंगदैर्घ्य, जिसके कारण ये ऊपर और सबसे कम बैगनी नीचे रहता है। चलिए भाई अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कैसा दिखाई देगी इसका सही आंसर? श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का बड विक्षेपण। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या? किरणों के लंबवत रखे प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति सेकेंड पर आपतित प्रकाश की मात्रा को कैंडेला पावर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कैंडेला पावर। जो परिभाषा लिख दिए हैं क्या भाई? कैंडेला पावर उसे कहते हैं जो किरणों के लंबवत रखे प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति सेकेंड पर आपतित किरणों की मात्रा कही जाती है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कैंडेला पावर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं आपका क्या है। 5वां नंबर क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण की क्या है भाई? नाभिक दूरी यानी कि फोकस दूरी निर्भर करती है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। फोकस दूरी का सूत्र कहता है F = R/2। वक्रता त्रिज्या जितना अधिक रहेगा फोकस दूरी भी उतना अधिक होगी। सपोज डैट वक्रता त्रिज्या मान लिया जाए 30 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी इसका कितना होगा भाई? 15 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो इसका फोकस दूरी कितना हो जाएगा? तो 40/2। कहने का अर्थ है क्या भाई? निगेटिव होगा, अवतल दर्पण है, कन 20 सेंटीमीटर होगा।
तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा किस पर निर्भर करती है? तो वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। दूसरे रूप में आप लोग पढ़े होंगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी P और C को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसका वक्रता त्रिज्या का आधा होता है क्या भाई? फोकस होता है। आप लोग इस रूप में देख रहे हैं, वक्रता त्रिज्या जितना बड़ा हो, वक्रता त्रिज्या हम जितना बड़ा करेंगे फोकस भी उसका आधा उतना होगा, जितना छोटा करेंगे उसका फोकस भी उतना कम जाएगा। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस पर? वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्वेत प्रकाश का घटकों में विभाजित किसके कारण होता है? तो इसको परिक्षेपण कहिए या वर्ण विक्षेपण कहिए? परिक्षेपण कहिए या वर्ण विक्षेपण कहिए? श्वेत प्रकाश की किरण को जब प्रिज्म से होकर हम लोग गुजारते हैं तो ये अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। ऐसी घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। तो श्वेत प्रकाश का ये 7 घटकों में विभाजित होने की घटना को परिक्षेपण कहा जाता है। ये होता क्यों हो? सभी रंगों का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होने के कारण जब ये प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अभिलंब की ओर जो मूर्ति है, जो अधिक मूर्ति है ना, उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, और जो कम मूर्ति है उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता? अधिक होता। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये घटनाएं होती है, तरंगदैर्घ्य अलग अलग होने के कारण यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहलाता है ना। सही इसका आंसर ही है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। स्नेल का नियम संबंधित है तो किससे है भाई? सभी जवाब देंगे प्रकाश के अपवर्तन से। स्नेल दूसरा नियम, स्नेल जो है दूसरा नियम हम लोगों को दिए थे। स्नेल का नियम संबंधित है तो किससे भाई? प्रकाश के अपवर्तन से स्नेल का नियम संबंधित है। स्नेल क्या कहते हैं? प्रकाश के किसी एक रंग के लिए, प्रकाश के किसी एक रंग के लिए, प्रकाश के किसी एक रंग के लिए आपतन कोण की जिया, यहाँ याद रखना है, साइन को हिंदी में हम लोग जिया पढ़ते हैं। प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आई को आपतन कोण, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जिया, आर को अपवर्तन कोण की जिया, अपवर्तन कोण की जिया किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक नियतांक होती है। किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, 2 माध्यम के लिए, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक नियतांक होती है। तो ये नियम स्नेल दिए थे। तो प्रकाश का स्नेल का नियम संबंधित किससे भाई? प्रकाश के अपवर्तन से, है ना। समझ गए होंगे। इसका सही जो आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन, दूसरा नंबर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। पढ़ के देखना है ऐसे में कौन सा सही है कौन गलत है। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, सही है भाई। प्रकाश का वेग हमेशा ध्वनि के वेग से अधिक होता है। प्रकाश निर्वात स्थिति में नहीं गुजरती, नहीं, गलत है। प्रकाश माध्यम में भी चल सकता है तो निर्वात में भी चल सकता है ना। जैसे प्रकाश जो है कांच, पानी, ये माध्यम है आपका, वायु, इससे भी गुजरता है और निर्वात से भी गुजरता है। ये कथन गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा भाई आपका? तो दूसरा नंबर इसका सही आंसर होगा। प्रकाश ऋजुरेखीय पथ पर, ऋजुरेखीय का अर्थ होता है सीधी रेखा में, तो प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश का कोई भार नहीं होता, ये भी सही है, प्रकाश में कोई भार नहीं होता। तो कौन सा कथन इसमें गलत निकला आपका? प्रकाश निर्वात स्थिति में नहीं गुजरता है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। यहाँ दे दिए आपका प्रकाश विद्युत चुम्बकीय, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण का एक रूप है जिसके कारण दृष्टि संवेदना, ये प्रकाश का परिभाषा कहता है। और प्रकाश ऋजुरेखीय पथ पर चलती है
प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से अधिक होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आए हैं। करा एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। एक समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या होता नहीं है। यही कारण समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इन्फिनेटिव अनंत होता है। वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण या वक्रता त्रिज्या जो होता है उत्तल दर्पण का होता है, तो इसका वक्रता त्रिज्या होता ही नहीं। तो इसका वक्रता त्रिज्या क्या होती है भाई? अनंत होती है, जो 2 नंबर आपका सही है। सभी चैप्टरों का हल, अभी ऑप्टिक्स हल कर रहे हैं, सभी चैप्टरों का हल करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए आपका। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को तंतु को गर्म करने पर, श्वेत प्रकाश जो है तंतु को गर्म करने पर हम लोग पैदा करते हैं, और इसको एक हिस्से जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा क्या करते हैं भाई? बाहर निकालते हैं। तो तंतु को गर्म, सही आंसर कौन होगा भाई? तंतु को गर्म करने से। जो हम इसका व्याख्या भी कर दिए। श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके पैदा किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्या है आपका? प्रकाश में 7 रंग होता है, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? तो प्रिज्म से, जब श्वेत प्रकाश की किरण को हम लोग पढ़ें अभी जस्ट, जब श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो ये अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। और ऐसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं भाई? ऐसी घटना को हम लोग प्रकाश का परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये 7 रंग जो में विभक्त होती है वह है बैजानी, पीनाला, नीचे रहने वाला रंग बैगनी है, फिर उसके बाद जामुनी है, उसके बाद नीला है, उसके बाद हरा है, उसके बाद पीला है, उसके बाद नारंगी है, और सबसे ऊपर का रंग क्या होता है भाई? लाल होता है ना। तो एक प्रिज्म, एक सही आंसर इसका क्या होगा? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जाता है ना। बीपीएससी में ये पूछा गया है भाई, कब? 2005 में, है ना, 24/4/2005 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है आपका। आकाश का रंग नीला दिखाई देता प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश की किरण को किसी सतह से टकराकर विभिन्न दिशाओं में जो फैल जाती है, ऐसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं भाई? प्रकाश का प्रकीर्णन। ऐसी घटना को प्रकाश का हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकाश के प्रकीर्णन में होता क्या है? जिस रंग का जो तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है वह वायुमंडल में बहुत सारे कण होते हैं। वायुमंडल में बहुत सारे कण होते हैं, नन्हे नन्हे। इन कणों से टकरा कर वह विभिन्न दिशाओं में क्या होता है? फैल जाती है ऊपर ही विभिन्न दिशाओं में। तो ऐसी घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रकीर्णन की जो प्रकाश के प्रकीर्णन का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह क्या प्रकाश की तीव्रता की क्या होती? व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का अर्थ, जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन वायुमंडल के कणों द्वारा कम होता है, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन वायुमंडल के कणों द्वारा अधिक होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है तो अधिक होता है। जिसका अधिक उसका कम होगा प्रकीर्णन, जिसका कम तरंगदैर्घ्य होगा उसका अधिक प्रकीर्णन होगा। तो नीले और बैगनी रंग का प्रकीर्णन वायुमंडल के कणों द्वारा बहुत अधिक हो जाता है,
जिसके कारण ऊपर रहने वाले रंगों में बैंगनी और नीले रंग की संख्या अधिक होती है। और तीव्रता के बात करें तो बैंगनी से अधिक तीव्रता नीला का होता है। यही कारण है आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला। तो हम इसकी व्याख्या भी किए, परिकीर्णन तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परिकीर्णन तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरंग दैर्घ्य कम होगा, उल्टा हो गया भाई, तरंग दैर्घ्य कम तो परिकीर्णन अधिक होगा। तो बैंगनी और नीले रंग के प्रकाश का तब परिकीर्णन अधिक हो जाता है, जिसके कारण ऊपर रहने वाले रंगों में लाल और नीले और बैंगनी रंग का संख्या अधिक होती है। और नीले और बैंगनी में तीव्रता नीले का अधिक होने के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो किसके कारण होता है भाई? परिकीर्णन होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी आँखों से दिखाई नहीं देता है? तो देखिए, इनमें से सभी रंग, इनमें से कोई भी जो रंग है, ये कोई भी रंग आँख से दिखाई नहीं देता है। पराबैंगनी किरणें भी आँख से दिखाई नहीं देता है, गामा भी आँख से दिखाई नहीं देता, अवरक्त भी आँख से दिखाई नहीं देता। तो क्या होगा? इनमें सभी ये किरणें कोनो, चाहे वह बैंगनी हो, गामा हो या अवरक्त किरणें हो, कोई भी आँख से दिखाई नहीं देता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर है आपका क्या? प्रकाश के अपवर्तन निम्नलिखित में कौन सा कारक प्रकाश के अपवर्तन का कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो प्रकाश के अपवर्तन के अपवर्तन जो है, प्रकाश की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के कारण होता है। प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय अपने दिशा से विचलित हो जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, या तो अभिलंब से दूर हो जाती है, तो ऐसी घटना को हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं भाई? अपवर्तन कहते हैं। और ये निर्भर करता है आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य पर। आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रकाश की आवृत्ति। यहाँ लिख भी दी है, प्रकाश के अपवर्तन प्रकाश की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के कारण होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपनी दिशा से विचलन हो जाती है। ऐसी घटना को हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। तो याद रखना है, प्रकाश का अपवर्तन आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। तरंगदैर्घ्य भी दे सकता है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश है, प्रकाश एक प्रकार का, पढ़ें सभी, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। ये निर्वात में भी गमन करती है ना। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो 15 का सही आंसर विद्युत चुम्बकीय तरंग 2 नंबर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। शीशे के पात्र में एकत्रित जल में वायु के लघु बुलबुले के रजत चमक के साथ चमकने का क्या कारण? वायु का बुलबुला किसके कारण चमकता है? प्रश्न वालों ने यही सवाल किया है और ये एसएससी में पूछा गया है 5/12/2004। देखिए, वायु का बुलबुला कैसे बनता? जब पानी के पहले परत, जब पानी होती है, पानी में अनेक परत होती है, जब पानी के पहले परत के बीच वायु दब जाती है ना, वायु दब जाती है, तो वायु के दबाव के कारण ही बुलबुले का निर्माण होता है। और पानी में जब वायु के बुलबुले का निर्माण होता है, तो वायु कौन माध्यम है भाई? यहाँ वायु होती है, समझना। यहाँ वायु कौन माध्यम है? विरल है। और पानी का परत कौन माध्यम है? सघन है, सघन है। और हम लोग पढ़े हैं, जब प्रकाश की किरण ऊपर ऊपर विरल
एक बार लेते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल, नीचे है सघन, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में लौट जाती है, और ऐसी घटना को हम लोग प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, है ना, प्रकाश का पूर्ण। याद रखना, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाते समय आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में लौट जाती है और ये परावर्तन के नियम का पालन करने लगता है। ऐसी घटना को हम लोग प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और कल्पना कीजिए कि सब किरणें प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन में लगभग समस्त किरणें वापस लौट आती है, और एकाएक सब किरणें आँख पर पड़ेगा तो ये चमकेगा ही भाई। तो यहाँ होता क्या है, अभी जैसे बताए वायु का बुलबुला, वायु का जो बुलबुला है ये इस रूप से, ऊपर ये पानी का परत सघन है, ये ऊपर सघन है, और नीचे वाला है क्या है भाई, विरल है। यहाँ प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही यहाँ जिस पृष्ठ पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह पृष्ठ चमकता है। तो क्या होगा इसका भाई, सही आंसर इसका क्या होगा, आप लोग समझ गए होंगे। सही जो आंसर है इसका वह क्या होगा, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन का संक्रमण आयतन किसमें प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। तो दृश्य क्षेत्र में, किसमें भाई, दृश्य क्षेत्र में ही क्या करता है, संक्रमण आयतन किरणें प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। यहाँ देखिए लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में बदलाव दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को क्या करता है भाई, समरूप होता है। समरूप होता है तो दृश्य प्रकाश का जो ऊर्जा है इसको क्या कर लेता है, ये अवशोषण कर लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, नीचे दिए गए पदार्थों में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। नीचे दिए गए पदार्थों में देखिए भाई, किसका, ये जो पदार्थ है इसमें किसका अपवर्तनांक अधिक है। सब का अपवर्तनांक हमने लिख दिए। देखिए हीरा का अपवर्तनांक 2.42, नीलम का अपवर्तनांक 1.77 होता है, रूबी या मणिक जिसको कहते हैं भाई, इसका अपवर्तनांक 1.71 होता है, फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक 1.65 होता है, क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52 होता है। तो इसमें किसका, ये यहाँ जो दिया हुआ है क्या क्या है, नीलम, रूबी, क्राउन, फ्लिंट, तो सबसे अधिक किसका होगा भाई, नीलम का होगा। यदि हीरा होता तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42, नीलम का अपवर्तनांक 1.77 है, रूबी का अपवर्तनांक 1.71 है, फ्लिंट का 1.65 है, याद कर लीजिए, क्राउन का अपवर्तनांक 1.52 है, तो सबसे अधिक नीलम का होगा इसमें। अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को, स्वस्थ आकाश में तारे टिमटिमाते देखते हैं। तो स्वस्थ आकाश में तारे हम लोग टिमटिमाते देखते हैं, इसका क्या कारण है, इसका क्या कारण है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। देखिए स्वस्थ आकाश में जो तारे रहता है और नीचे माध्यम हमेशा बदलते रहता है, कभी गर्म कभी ठंडा। गर्म है तो गर्म हो जाता है तो वायु विरल माध्यम की भांति काम करता है, और सघन हो जाता है तो वायु क्या भाई, सघन माध्यम की भांति कार्य करता है ना। जब वायु गर्म हो गया तो विरल माध्यम, और वायु ठंडा हो गया तो सघन माध्यम।
विरल माध्यम की भांति कार्य करता है, तो प्रकाश की यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर हट जाती है। जब यही वायु की परत सघन माध्यम की भांति कार्य करता है, तब विलंब से ज़्यादा मुड़ जाता है, जिसके कारण कभी प्रकाश हमारे आँख से दूर चल जाती है, कभी हमारे आँख तक आ जाती है। समझ रहे हैं? प्रकाश की जो किरणें हैं जो तारे से निकलती है, तो ये होता क्या है, हवा में माध्यम जो होती है वह बदलते रहती है, कभी ठंडा तो कभी गर्म। ठंडा हो गया तो वायु सघन माध्यम की भांति कार्य करता है, गर्म हो गया तो वायु विरल माध्यम की भांति कार्य करता है। और प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जाएगी तब अभिलंब से दूर, सघन में जाएगी तब अभिलंब की ओर ज़्यादा मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर गया तो हम किरणें, प्रकाश की किरणें हमारी आँख से दूर चल जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ा तो हमारी आँख तक आ जाती है, जिसके कारण प्रकाश की किरणें हमारी आँख से हमेशा ओझल होते रहती है, कभी आती है और कभी जाती है। तो किसके कारण? तारा का टिमटिमाने के कारण क्या भाई? प्रकाश का अपवर्तन। सही आंसर यही है। ज्योति तीव्रता किसका हाँ, ज्योति तीव्रता किसका मात्रक? ज्योति तीव्रता का मात्रक सभी बच्चे जानते हैं, कैंडेला होता है। ये मूल मात्रक है, कैंडेला होता है। कैंडेला होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। आज हमने 21 प्रश्नों का हल किया। इसी प्रकार के पूछे गए जो प्रश्न है, लगभग मैं 2500 क्वेश्चनों का संग्रह दूंगा, प्रत्येक दिन 25-40 करके, किसी दिन 100 भी हो सकती है। तो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर भी अधिक से अधिक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक व्यक्ति इसका लाभ उठा सके। आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।